सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बेस्ट टावर क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 7 जीवन कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसे मैंने फ्रेंड्स से इसका फर्स्ट भाग था कराया था कल, ठीक है ना। इसमें ये सब करा दिए थे मैंने, दिखा दे रहे हैं ना आपको। ये सब यहाँ तक सब कंप्लीट हो गए हैं। अब आ रही है यहाँ तक दूसरा भी कंप्लीट कर दिया मैंने। आज कराऊंगा मैं थर्ड वाले, ये जो है गर्भधारण रोकने की विधियाँ, हेडिंग, ठीक है ना। इससे आज हम करने वाले हैं। देखो, एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंडकोशिका तक न पहुंच सकें। सेशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है गर्भधारण रोकने के लिए, ठीक है ना। ये पेपर में आ जाता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्टली है बताऊँ तो। और दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिससे अंड का मोचन ही नहीं होता है, ठीक है, अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं। ये ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ये तो समझने के लिए बस। परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं, अतः इनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, है ना, साइड इफेक्ट। इन्हें कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियाँ जैसे लूप, ऑब्जेक्टिव टाइम हमारे लूप आती है, कॉपर्टी, ठीक है, को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गर्भाशय में स्थापित किया जा सकता है। परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट इनके भी होते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फ्लोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड एंड डिम्ब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा, जिससे कि गर्भधारण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब जो आपकी हेडिंग 4 है वो है प्लेसेंटा, ठीक है। इसे हम हिंदी में, इंग्लिश में प्लेसेंटा इंग्लिश में वर्ड है, ठीक है ना। हिंदी में से कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं? अपरा। और देखो, हम करते हैं इसे स्टार्ट। अपरा कहते किसे हैं? देखो, भ्रूण को माँ के हृदय से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी क्या होगी यहाँ तक डेफिनेशन, ठीक है। भ्रूण जो होता है, भ्रूण को माँ के हृदय से ही पोषण मिलता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर है? यह एक तस्तरीनुमा संरचना होती है। कैसे होती है? तस्तरीनुमा, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्धित होते हैं, जो कि माँ के ऊतक में रक्त स्थान होते हैं, ठीक है, जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद स्थिति प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के हृदय में स्थानांतरण द्वारा होता है, ठीक है ना। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास या 9 महीने का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों की लयबद्ध संकुचन एवं प्रकुंचन के कारण शिशु का जन्म होता है। संकुचन मतलब चपटी हो जाती है, ठीक है, प्रकुंचन वाले फैल जाते हैं, ठीक है ना। अब यौवन आरंभ किसे कहते हैं? देखो, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ, ठीक है ना, कहा जाता है। ओके। अब प्रश्न 8 है आपका, एकल जीवों में प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए अथवा अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखो, एक प्रश्न तो ये यहाँ से यहाँ तक बन गया, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है ना। तो एक प्रश्न यहाँ से यहाँ तक बन गया, दोनों ही प्रश्न और उत्तर एक ही है, ठीक है ना, मतलब एक ही इनका उत्तर हो गया, समझ लो ना। पहली हेडिंग है विखंडन। एक कोशीय जीवों में कोश का विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन दो प्रकार से होता है। पहला है द्विखंडन। इस विधि द्वारा अमीबा तथा कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में जन्म पाया जाता है। अमीबा कोश के विभाजन के द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है और 2 नए पुत्री अमीबा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें 2 नए लेशमान्य उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। ये अमीबा में द्विखंडन हो गया, ठीक है ना, ये आपके नोटबुक में है, ये लेशमानिया में हो गया, ठीक है। अब है बहुखंडन। देखो, इस विधि द्वारा मलेरिया का परजीवी क्या है, ध्यान रखना। मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम,
में जनन पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, ये इसका चित्र है प्लेज्मोडियम में बहुखंडन। अब है खंडन। यह सरल संरचना वाले बहुकोशिक थे, भी एक कोशिक जीव थे, ये बहुकोशिक जीवन याद रखना। ठीक है, डिफरेंट क्या है, वे एक कोशिक ये बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि के रूप में कार्य करती हैं। जैसे स्पाइरोगायरा क्या है, बहुकोषीय जीव है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा या खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाता है। अब है तीसरी जो जनन की विधि है वो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। यदि किसी कारणवश जीव क्षत या विक्षत हो जाता है अथवा अथवा टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है या पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, ये इसके क्या है, चित्र है। अब मुकुलन। देखो, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि में उभार क्या है, मुकुल है, वृद्धि करता हुआ नए जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। ठीक है, ये से क्या है, डायग्राम। ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा बीजाणु समासन। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जन संरचना पाई जाती हैं, इसे छोड़ते हैं। ठीक है, ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थीं। यह राइयोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ यानी गोल, ठीक है, संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके राइयोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये सब डायग्राम 6 काय प्रवर्धन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति बीज से न होकर पौधों के अन्य भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है, काय प्रवर्धन कहलाता है। जैसे गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इसके उदाहरण है। काय प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। ठीक है, ये इसका एक लाभ हो गया, बेनिफिट। और दूसरा लाभ क्या है, यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली ऐसे उन पौधों के उगाने के लिए लाभ उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। काय प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ठीक है, इनमें सब एक जैसे होते हैं। अब पत्ती द्वारा जन्म। पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं। ठीक है, तथा नए पौधे विकसित हो जाते हैं, जिनसे नए पौधे विकसित होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नर युग्मक तथा मादा युग्मक क्या है। नर युग्मक यह अपेक्षाकृत छोटी तथा पुच्छ संरचना होती है। यह गतिशील होती है, इसे नर युग्मक या शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक यह अपेक्षाकृत बड़ी गोल संरचना होती है। यह गतिहीन होती है, इसमें पर्याप्त भोजन भंडारित रहता है। इसे मादा युग्मक या अंडाणु कहते हैं। अब अंकुरण किसे कहते हैं, अंकुरण चने के बीज के अंकुरण का चित्र बनाइए। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम। जीवों में लैंगिक जन्म प्रणाली क्यों आवश्यक है। देखो, लैंगिक जन्म में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। यह संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीवों की ऊतकों की विशेषता बढ़ती जाती है। उपयुक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा। इसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मन या जाइगोट बनाती हैं तो संतति में संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। ठीक है ना,
और फ्रेंड्स ये जो पूरा उत्तर है ना, आंसर है, वो आपकी नोटबुक में है, ठीक है, उसी में से वो बन लिया गया है। एंड ये मानव के नर जनन तंत्र का नामक चित्रण आगे बढ़ाना कीजिए। तो फ्रेंड इनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मानव का नर एवं मानव जनन तंत्र को विस्तार से बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को यदि न्यू हूँ तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।